Hello everyone, welcome to Exam Pathshala by Nancy Sharma. Before we start the lecture, always remember, believe in yourself. One new word, one new lesson and one new rule every day can change your life. So always believe in yourself. So let's start the topic with a quick revision of pronouns. जैसा कि हमें पता है प्रीवियस क्लास में हमने प्रोनाउन की इंट्रोडक्शन कर ली थी, तो हल्का सा एक क्विक रिवीजन करेंगे विद प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्या होते हैं? इट इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रेपिटिशन ऑफ दैट नाउन. आई एम अगेन रिपीटिंग, इट इज अ वर्ड used in place of noun to avoid repetition of that noun. That is called pronoun. There are 10 types of pronoun. The first one is personal pronoun, जिसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं. तीनों पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे और देम. These are the example of personal pronouns. Second type is possessive pronoun. Examples are mine, ours, yours, his, hers और theirs. ये क्या है? आपके possessive pronoun. The third type is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun are this, that, these or those. Fourth type is distributive pronouns. Examples are each, either, neither, none. Every भी ले सकते हैं बीच में example. Next type is reflexive pronoun. Examples are myself, yourself, itself, himself, herself, ourselves, themselves, etc. Second type is emphatic pronoun. Same example रहेंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ. दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हम जब डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी. ठीक है. नेक्स्ट टाइप है दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन. इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर दोज जो अनिश्चितता को बताते हैं, मतलब जिसमें कोई चीज डेफिनेट नहीं होती. जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं एवरीबडी. अब एवरीबडी में कोई भी हो सकता है, एनीबडी में कोई भी हो सकता है. ठीक है, ये आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है. ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, एवरीवन, समवन, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, बोथ, ऑल, सम, फ्यू, लिटिल, मच. These are the example of indefinite pronouns. Next type is relative pronouns. Relative pronouns are who, whom, whose, which और that. जो दो वाक्यों को, दो क्लॉजेज को या दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करें उसको बोलते हैं हम relative pronouns. And the last type is interrogative pronoun. Examples are दैट को छोड़ के जितने भी WH वर्ड हैं वो सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे. ठीक है, जैसे एग्जांपल में व्हाई, व्हाट, हु, whom. दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. यहीं तक हमने किया था. ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो हमने पार्ट 1 तक कर लिया था विद एग्जांपल्स ऑफ दीज टाइप्स. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहली टाइप को डिटेलिंग में. चलिए तो शुरू करते हैं. पहली टाइप है पर्सनल प्रोनाउन. द फर्स्ट टाइप इज पर्सनल प्रोनाउन. अब पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है? इसमें आते हैं आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ये हमने पिछली क्लास में कर लिया है.
ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है और थर्ड पर्सन में क्या आता है, इनको हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं ये भी कर लिए। एक रिवीजन की फॉर्म है, मैं तो करवा रही हूँ ताकि आप को रिलेट कर सकें। ठीक है, अगर किसी ने पहली क्लास नहीं लगवाई है प्रोनाउन की तो इस क्लास में वो इन चीजों को समझ ले। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई, मी, वी और अस। सेकेंड पर्सन में यू, नॉमिनेटिव फॉर्म हो चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो यू ही रहेगा। एंड थर्ड पर्सन में आता है आपका ही, शी, इट और दे। ये क्या है आपके फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, इसके बाद हमने किया था कि इनका यूज सेंटेंस में कैसे किया जाता है, इनका यूज सेंटेंस में कैसे किया जाता है। दो फॉर्म में, एक नॉमिनेटिव फॉर्म होती है और एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, तो साथ साथ में जल्दी से रिवाइज करेंगे। हमारे पास एक तरफ लिखेंगे हम नॉमिनेटिव केस और दूसरी तरफ लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस अगर आपके पास आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी। हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन चीजों में रहती है, इसीलिए मैं इसको इस क्लास में भी एक बार रिपीट कर रही हूं। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। ये वो केसेस हैं, नॉमिनेटिव केसेस वो होते हैं जिनको सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जाता है ऑलवेज। ठीक है, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव केसेस। और जो आपके ऑब्जेक्टिव केसेस हैं इनको हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, अस, राइट। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, हर। बहुत अच्छे। ऐसे ही इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है, सब्जेक्ट में भी इट आता है और ऑब्जेक्ट में भी इट ही रहता है। ऐसे ही यू, सब्जेक्ट में भी यू रहेगा और ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहेगा। बट दे का क्या बनता है, देम, क्या बनेगा, देम। अंडरस्टूड। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं मैं। अगर नॉमिनेटिव केस आपके पास आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू एंड दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं इनके रूल्स। आप इनको सेंटेंस में अप्लाई कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 1, ये हमारी क्लास शुरू हो रही है अभी आज की, मतलब जो हमने आज पढ़ना था वो ये है। रूल नंबर 1, पहला रूल क्या बोलता है, जब आप एक किसी सेंटेंस में नॉमिनेटिव फॉर्म को या ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करते हैं तो कैसे किया जाता है। अगर हम ग्रामर की भाषा में समझें तो सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे बनती है, पहले तो ये सीखना जरूरी है। तो हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्ता, जो करने वाला होता है ना। जैसे मैं हूं, ही है, शी है, ये क्या है, आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में आपका नाउन भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट में आपका कोई प्रनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट में या तो आपके पास नाउन होगा या कोई प्रनाउन होगा। क्लियर। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, कोई वर्ब, क्रिया, कर्ता के द्वारा कोई क्रिया की जाती है। देखो ये आपका एक्टिव वॉइस में भी आता है हमेशा, ये एक्टिव वॉइस का भी एक जर्नल रूल माना जाता है। ठीक है, वो तो चलो हम बाद में फिर सीखेंगे। कर्ता है, कर्ता के द्वारा कोई क्रिया की जा रही है। हम
नॉर्मल भाषा में इसको समझ रहे हैं साथ में। अब वर्ब में क्या आता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे इज एम आर है, वॉज वर है, हैज हैव हैड है, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। दूसरी तरफ अगर हम बात करें और कौन सी वर्ब होती है, मेन वर्ब, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है वर्ब की जगह पे, या फिर कोई मेन वर्ब भी हो सकती है, ठीक है, दोनों भी हो सकती हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर होता है तो वो आपका एक्टिव फॉर्मेशन में ही माना जाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में भी कोई नाउन होता है या फिर कोई प्रनाउन होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी हम कोई नाउन या प्रनाउन लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्म। ध्यान से समझनी ये बात कि एक वाक्य कैसे बनता है, एक सेंटेंस कैसे बनता है, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ आपके पास, सेंटेंस फॉर्मेशन, जर्नल सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है, ये बोल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जिसमें या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रनाउन होगा। नाउन में आपका नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग कुछ भी हो सकता है। प्रनाउन वो शब्द होता है जो नाउन को रिप्लेस करके उसी की जगह पे यूज किया जाता है, जैसे आई है ना, ही शी इट, ये क्या है आपके प्रनाउंस हैं। प्लस वर्ब। अब वर्ब क्या है, क्रिया, मतलब कोई कार्य किया जा रहा है, किसी कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में किया जा रहा है, पास्ट में या फ्यूचर में, ठीक है, मतलब वो समय को जब दर्शाता है तो वो ऑक्सिलरी वर्ब भी इंक्लूड करता है, साथ में उस क्रिया को भी दर्शाना है तो साथ में हम मेन वर्ब भी यूज करेंगे। जब हमारी ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा वर्ब वाला, तो उसमें मैं आपको डिटेलिंग में फिर ऐसे ही समझाऊंगी कि वर्ब एक्चुअल में क्या है। अगर मैंने आपको इसी क्लास में ये चीज समझाई तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्रिया क्या है, ठीक है। सेकंड है ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आता है ऑब्जेक्ट, किसके ऊपर वो कार्य किया जा रहा है, वो कर्म हुआ, वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, वहां पे नाउन भी हो सकता है, प्रनाउन भी हो सकता है। इज इट क्लियर। अब ये समझाने का मेन मोटिव ये था कि हमारे पास वर्ब से पहले प्रनाउन आ सकता है, वर्ब के बाद भी प्रनाउन आ सकता है, ठीक है, किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले भी कोई प्रनाउन आ सकता है और वर्ब के बाद भी कोई प्रनाउन आ सकता है। तो हमारे पास ये पहला रूल क्या बनता है कि अगर सेंटेंस में, मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है, पहला रूल ये बनता है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले, किसी क्रिया से पहले, आइदर इट इज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्रिया से पहले कोई भी नॉमिनेटिव मतलब कोई भी पर्सनल प्रनाउन यूज किया जाता है तो वो किस फॉर्म में आएगा, नॉमिनेटिव फॉर्म में आएगा। वर्ब से पहले अगर आपको कोई पर्सनल प्रनाउन यूज करना है, पर्सनल प्रनाउन आपको पता है कि कौन कौन से हैं, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे और देम, दीज आर पर्सनल प्रनाउन्स। और अगर वर्ब से पहले कोई पर्सनल प्रनाउन आता है तो हम कौन से फॉर्म में यूज करेंगे, नॉमिनेटिव फॉर्म में। अब दूसरी तरफ चलते हैं, सेम रूल अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी, और अगर वर्ब के बाद कोई पर्सनल प्रनाउन यूज होता है तो वो किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो रूल नंबर 1 हम लिख लेते हैं साथ में, क्योंकि ये लिखना भी जरूरी है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। बाद में अगर आपने रिवीजन करनी हो तो आप इस चीज को देख के शायद समझ ना पाए या थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसीलिए हम इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख लेंगे, राइट। लिखो, किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले, किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले पर्सनल प्रनाउन का प्रयोग
नॉमिनेटिव फॉर्म में और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किया जाता है, इज इट क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव फॉर्म में और वर्ब के बाद पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, जैसे अब हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। I teach him, I teach him, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। देखो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, सेंटेंस को तोड़ के देख लो, ये सब्जेक्ट है, ये आपके पास क्या है? पढ़ाना, उठना, बैठना, दौड़ना, खाना, पीना, लिखना, सोना, ये सब किस में आता है? क्रिया में आता है, वर्ब में आता है। दैट मीन्स कि ये क्या हुआ? पढ़ाना भी क्या हुआ? क्रिया हुई, ये क्या हुई? वर्ब या क्रिया। इज इट क्लियर? एंड लास्ट वन इज हिम, ये क्या हुआ हमारे पास? ऑब्जेक्ट। किस पे काम किया गया? इस पे काम किया गया। मैंने किसे पढ़ाया? उसे पढ़ाया। मैंने पढ़ाया लेकिन किसे? उसे, हिम। आई टीच हिम, ये कर्ता है ना, कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, कर्ता के द्वारा किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया की जा रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, एक नॉर्मल सेंटेंस बना आपका, एक्टिव फॉर्मेशन में बना। एक्टिव ही हुआ ना, जहां पे कर्ता एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है किसी क्रिया में और साथ में ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट बता रहा है वो। ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये एक्टिव फॉर्मेशन में होता है सेंटेंस। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास वर्ब है, वर्ब से पहले हम पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। क्या ये पर्सनल प्रोनाउन में आता है? आई, बिल्कुल आता है। क्या ये नॉमिनेटिव फॉर्म है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? तो ये क्या है हमारे पास? नॉमिनेटिव फॉर्म। आपने सोचा होगा कि हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीजें तो हमें पता है, अगर नहीं भी पता हो तो भी हमारा करेक्ट होता है कि ठीक है हम यहाँ पे आई ही तो यूज करते हैं, यहाँ पे मी तो यूज नहीं करेंगे। क्या मैं यहाँ पे लिखूं मी टीच हिम, क्या वो सेंटेंस करेक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। हमारे हिसाब से अगर हमारे एक हम अपने अंतर मन से भी तो पूछते हैं ना, जैसे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो अगर हमको अच्छा लगता है तो हम उसको अच्छा मान लेते हैं और अगर हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम उसको गलत मान लेते हैं, ऐसा भी चलता है। लेकिन ग्रामर सेक्शन में कभी भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें इतनी ट्रिक्स होती हैं, इतनी एक्सेप्शंस होती हैं, जो आपको सामने दिखता हुआ सेंटेंस अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे मैं इनकरेक्ट नहीं बोल रही हूँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आगे वाले रूल्स में ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो कभी भी अपने कॉन्शियसनेस पे नहीं चलना कि ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है या सुनने में अच्छा लग रहा है या बोलने में अच्छा लग रहा है तो सही है, नहीं, हमको चलना है ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब भी वर्ब से पहले अगर आपको कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है तो किस फॉर्म में आएगा? नॉमिनेटिव फॉर्म में। याद करो जो नॉमिनेटिव फॉर्म्स थे उसमें क्या था? आई, वी, शी, ही, इट, यू एंड दे। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनेटिव फॉर्म्स। अब देखो वर्ब के बाद, सेंटेंस में वर्ब के बाद जब आप हिम यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में हिम आ रहा है। हिम कौन सी फॉर्म है? नॉमिनेटिव फॉर्म है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? ये हमारी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ और ये नॉमिनेटिव केस हुआ। ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया आपके पास। ठीक है, दैट मीन्स हमारा रूल जो है पहला बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई हो रहा है। ये इस पे मैं क्यों जोर दे रही हूं? ताकि आगे के रूल्स में आपको कोई कंफ्यूजन
ना हो। ये चीजें सीखनी क्यों जरूरी हैं? आगे के जब हम हमारे एडवांस टॉपिक्स आएंगे तो बेसिक्स में आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। अगर आपके पास सेंटेंस में वर्ब से पहले कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज किया जाता है तो वो हमेशा नॉमिनेटिव फॉर्म में आएगा, और वर्ब के बाद पर्सनल प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये था आपका रूल नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 2। अब ये तो हमने सीख लिया कि भाई वर्ब से पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, नॉमिनेटिव फॉर्म यूज कर रहे हैं, और वर्ब के बाद क्या यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ये तो सही है। अगर एक एक सब्जेक्ट आ जाए और एक एक ऑब्जेक्ट आ जाए तब तो आप सही तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव फॉर्म या नॉमिनेटिव केसेस एक जगह पे आ जाएं, या फिर 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्टिव केसेस एक ही सेंटेंस में आ जाएं, तो आप उनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे? आप पहले फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे, सेकंड पर्सन यूज करेंगे, या थर्ड पर्सन यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या नॉमिनेटिव फॉर्म में? ये तो हमें पता है कि वर्ब से पहले है तो नॉमिनेटिव फॉर्म आएगी, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक केसेस आ जाएं, नॉमिनेटिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, तो आप उनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे? अब इस रूल में यही सीखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 पहले सीखते, पहले लिख लेते हैं रूल को, फिर उसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, लिखें। किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक pronoun, either they are nominative case or objective cases। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक प्रोनाउंस, 2 या 2 से अधिक प्रोनाउंस एक साथ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में प्रयोग हो तो उनका अरेंजमेंट कैसे होता है? तो उनका अरेंजमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सेंटेंस के नेचर के ऊपर। अरेंजमेंट सेंटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है। सेंटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे हैं कि भाई नेचर ऑफ सेंटेंस कैसी होती है? नेचर ऑफ सेंटेंस 2 तरह से होती है, या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव। नेचर कैसी होती है सेंटेंस की? 2 तरह से, या 2 तरह की हम टाइप बोल सकते हैं नेचर ऑफ सेंटेंस, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाक्य में हम सकारात्मक बात ही करेंगे, पॉजिटिव बात ही करेंगे, और नेगेटिव में नॉट का यूज करेंगे या फिर कोई नेगेटिव बात कहेंगे। जरूरी नहीं कि नकारात्मक वाक्य वही होता है जिसमें नॉट लगा होता है। जिसमें कोई नेगेटिव बात कर दी गई हो, जैसे डिप्रेशन वाली बात हो गई, या फिर हारने वाली बात हो गई, या कोई बहुत ही बड़ी मिस्टेक वाली बात हो गई, तो वो भी नेगेटिव सेंटेंस के नेचर को किस में ले जाता है? नेगेटिव की तरफ ले जाता है। तो वो भी नेचर कैसी हुई? नेगेटिव। तो अभी हम सीख लेते हैं पहले नेचर ऑफ सेंटेंस जो है वो 2 तरह से है। कौन कौन सी?
पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरे आते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस पॉजिटिव नेचर का है और हमारे पास सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस आ चुके हैं, चाहे वो सब्जेक्ट में हो चाहे वो ऑब्जेक्ट में हो, ठीक है, तो उनका अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, तब इसका अरेंजमेंट आता है इस तरीके से 2 3 1, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि 3 पर्सन आ गए, तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में है, चाहे वो सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में। सेंटेंस की फॉर्मेशन पॉजिटिव है, अरेंजमेंट कैसे चलेगा 2 3 1, सेकेंड पर्सन पहले यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, देन उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर सेंटेंस में सिर्फ सेकेंड और थर्ड पर्सन, सेकेंड और फर्स्ट पर्सन दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे 2 और 1 अरेंजमेंट। सेकेंड पर्सन को पहले यूज करेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही एंड आई, और जैसे अगर तीनों पर्सन एक साथ आ गए पॉजिटिव सेंटेंस में, तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, यू शी एंड आई, जो मर्जी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। ऐसे ही अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, तो पहले अप्लाई कौन सा करेंगे, थर्ड पर्सन पहले आ रहा है ना, इसमें थर्ड पर्सन पहले आ रहा है, फिर फर्स्ट पर्सन आ रहा है, अरेंजमेंट ऐसे ही रहेगा। पर सेंटेंस में हो सकता है कि दो भी हो सकते हैं प्रोनाउंस, वो आपका सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, थर्ड और फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी अरेंजमेंट हो सकता है, और सेकेंड और थर्ड भी हो सकता है, या तीनों भी हो सकते हैं। तो अरेंजमेंट ऐसे ही चलेगा, बाकी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम बात करते हैं नेगेटिव वाक्य की। नेगेटिव वाक्य में अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट लगा है या कोई नेगेटिव बात कर दी गई है, तो उसमें अरेंजमेंट चलता है, आसान है इसका अरेंजमेंट, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तीनों पर्सन है तो कैसे अरेंजमेंट बनेगा, आई यू एंड ही, आई यू एंड ही, नेगेटिव वाक्य में आई यू एंड ही। अब सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन है तो सेकंड पहले आएगा, थर्ड उसके बाद आएगा। अगर सिर्फ फर्स्ट और थर्ड पर्सन है तो देखो पहले कौन आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड में पहले कौन सा आ रहा है, फर्स्ट पर्सन, फिर थर्ड पर्सन आ रहा है, तो ऐसे ही अरेंज कर देना। नेगेटिव में पॉजिटिव वाला याद करना पड़ेगा, पॉजिटिव में चलता है 2 3 1 और नेगेटिव में आता है 1 2 3, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा, ये वाला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। हम कई बार उल्टी ट्रिक सोचते हैं कि इसमें ट्रिक लगा लेते हैं, कई बार हम ट्रिक में गलत कर जाते हैं। ट्रिक में क्या करेंगे 1 2 3 और इसका 3 2 1 कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे चलेगा 2 3 1, ये हमेशा ही याद रखना पड़ेगा। पॉजिटिव में सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये अरेंजमेंट चलेगा। और नेगेटिव वाक्य में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये अरेंजमेंट चलेगा, ठीक है। चलिए तो हम एग्जाम्पल करते हैं अभी, ठीक है। ये वाला रूल ऐसा है, आसान है, बड़ा मुश्किल नहीं है, पर जो बिगनर होंगे उनको हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी आए। अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है तो उसको दिक्कत नहीं होगी, बाकी जो बिगनर्स होंगे उनको लगेगा कि ये थोड़ा सा ट्रिकी जैसा है, ठीक है। पर ये है कि आसान है जब आप इसको समझ लेंगे। और जितनी प्रैक्टिस, जैसे आप कोई रूल पढ़ते हैं, आप उसके रिगार्डिंग अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो वो उतनी ही आसान बनते जाते हैं। हम साइकोलॉजी में एक रूल पढ़ते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं कि जैसे एक मतलब, वैसे तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट आता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट बस उतना समझ लो कि जितनी आप ट्राई करेंगे, नाम से क्लियर हो रहा है, ट्रायल एंड एरर। जब आप ट्राई करते हैं तो एरर भी होते हैं, मिस्टेक्स भी होंगी, लेकिन जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स, जितनी ज़्यादा आप एरर करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतने ही आपके एरर जो हैं वो कम होते जाएंगे।
अपने एरर्स को कम करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, स्पेशली इन केस ऑफ इंग्लिश और मैथमेटिक्स। ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट कोई भी टेस्ट जो है आप नहीं कर सकते। प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि बाकी के लिए आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन देखो मैथ्स आप करते हैं तो आप रूल नहीं पढ़ते, उसमें रूल पढ़ के ही नहीं चले जाते एग्जाम में, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तभी आप उस रूल पे कमांड कर पाते हैं। ऐसा ही होता है। तो इंग्लिश में भी सेम है। इंग्लिश में जो थ्योरीज आप पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग बस आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है। आज के समय में हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, है ना। भगवान ने या इंसान ने, बोल लो, इंसान ने बहुत सुविधाएं दे रखी हैं। फोन है, सबके पास एंड्रॉयड फोन है, किसी के पास नहीं है आज के ज़माने में, तो चलो वो अलग बात मान सकते हैं, हो भी सकता है कि किसी के पास ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस 90% या 80% हम मान के चलते हैं कि सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं, सबके पास जो है इंटरनेट की सुविधा होती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप गूगल पे क्या सर्च करते हैं। आप प्रैक्टिस सेट सर्च करते हैं या अपने लिए कुछ एंटरटेनमेंट के लिए सर्च करते हैं। एंटरटेनमेंट लाइफ टाइम चलता है, लाइफ में मतलब ये नहीं बोलते लाइफ टाइम चलता है, दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में कभी भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, है ना। एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग में आपने कॉमेडी शो देखना है, कुछ देखना है, आप देख सकते हैं, लाइफ में कभी भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो समय है ये आपके लिए गोल्डन टाइम है, डायमंड टाइम भी बोल सकती हूँ मैं इसके लिए, ठीक है। इसको गवाएं नहीं, ठीक है, इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ठीक है। एक ऐसा समय आता है, नहीं तो रिग्रेट्स के अलावा कुछ नहीं रहता, और जब रिग्रेट होना शुरू हो जाता है तो आप आगे बढ़ नहीं पाते, आपको आगे बढ़ने में परेशानियां आती हैं, ठीक है। रात की नींदें हराम हो जाती हैं, रात को नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कि अगर आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए। लेकिन गलती किसकी होती है? हमारी खुद की। हमारी खुद की क्या गलती है कि हम उस तरीके से पढ़ ही नहीं पाते। हमें पता है कि सब कंपटीशन में चले हैं तो कोई भी किसी से कम नहीं होता, हम खुद को मान के चलते कि ठीक है हमने पढ़ लिया, बहुत है, अब पेपर में ही बैठना है। लेकिन ये नहीं पता कि सामने वाले ने, हो सकता है आपने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, उसने शायद 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके वो आया हो। तो 10 वाले की स्पीड ज़्यादा होगी या 50 वाले की स्पीड ज़्यादा होगी? ऑब्वियस है कि जिसने प्रैक्टिस ज़्यादा की है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एग्जाम में। मेरे बोलने का अर्थ ये है कि बस अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें। थ्योरी भी आप पढ़ें, थ्योरी के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। मेरी तरफ से हमेशा ये रहेगा कि आपको कंटेंट, जो भी टॉपिक रहेगा कंटेंट में, वो आपको ब्रीफली बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए। जितनी आसान भाषा में आपको समझाया जाए उतना ही अच्छा, ठीक है। देखो ये क्लास ऐसी है जिसमें बिगिनर्स भी पढ़ सकते हैं, और जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एडवांस उसमें पहुंच चुके हैं, उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। वो प्रीवियस और बेसिक को भी अगर अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज करने को अगर उनको मिल जाए तो कोई बुराई थोड़ी है, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल करते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हूँ और आप इस पे जो है अमल करेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल करते हैं। आप मुझे बताएंगे, मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखूंगी, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है 2 मिनट के लिए कि क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, बाकी मैं बताते रहूंगी आपको, ठीक है। बाकी ये चीज़ें लाइव क्लास में होती हैं, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो, ठीक है। लिखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है यू, ही एंड आई are partners. Second example, I and he are good friends. You and he
are working together. You and he are working together. You and I can do this work. You and we cannot live together. You and we cannot live together. We, you, and they. We, you, and they cannot purchase that complex. That complex. And the last one is I and you I and you are responsible for the loss. I and you are responsible for the loss. These are some examples. चलिए तो अब हम इन एग्जाम्पल्स को वन बाय वन समझेंगे कि ये सेंटेंस में वन बाय वन हम सेंटेंस देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव है तो अरेंजमेंट कौन सा चलेगा और अगर नेगेटिव है तो अरेंजमेंट कैसा चलेगा. तो पहले सेंटेंस पे आते हैं. पहले सेंटेंस में हमारे पास है यू ही एंड आई आर पार्टनर्स. सबसे पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो पहले वाक्य में आपको कहीं पे नॉट दिख रहा है? नहीं दिख रहा. दैट मीन्स ये नेगेटिव नहीं है. क्या कोई नेगेटिव बात कह रखी है? बिल्कुल नहीं. पार्टनर होना नेगेटिव हो सकता है? नहीं, है ना. ये तो पॉजिटिव सेंटेंस में जा रहा है. तो दैट मीन्स कि हमारे पास सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है. अब सेंटेंस पॉजिटिव है तो अरेंजमेंट क्या चलता है? याद करें 2 3 1. क्या आता है? 2 3 1. तो हमारे पास तो तीनों पर्सन है. देखो नहीं याद रहता है सेंटेंस में ऊपर करके लिख दिया तो इनका पर्सन. ये क्या है हमारे पास? सेकंड पर्सन. ये क्या है? थर्ड पर्सन. और ये क्या है? फर्स्ट पर्सन. क्या अरेंजमेंट सही है? 2 3 1 बिल्कुल सही है. सेंटेंस क्या हुआ? बिल्कुल करेक्ट. क्लियर. चलिए दूसरे वाक्य पे आते हैं. आई एंड ही आर गुड फ्रेंड्स. आई एंड ही आर गुड फ्रेंड्स. क्या ये वाक्य नेगेटिव आपको दिख रहा है? नहीं. कहीं नॉट लगा है? नहीं. क्या कोई नेगेटिव बात कह रखी है? नहीं. तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? अच्छे दोस्त होना, है ना. तो वो क्या हुआ? मैं और वह अच्छे दोस्त हैं. अच्छा दोस्त होना क्या हुआ? पॉजिटिव वाक्य हुआ, है ना. अब वाक्य पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो अरेंजमेंट क्या चलेगा? 2 3 1. हमारे पास यहाँ पे अरेंजमेंट क्या रहा है? 1 और 3 वाला. 1 और 3. ये फर्स्ट पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है. क्या ये अरेंजमेंट सही है? क्या ये अरेंजमेंट ठीक है? बिल्कुल नहीं. ये अरेंजमेंट गलत हुआ. दैट मीन सेंटेंस गलत हुआ. ठीक है. अरेंजमेंट हम बाद में करते हैं. ठीक. चलिए आगे थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं. यू एंड ही आर वर्किंग टुगेदर. अब इस सेंटेंस में देखो क्या कहीं नॉट लगा है? नहीं लगा है. क्या कोई नेगेटिव बात की गई है? नहीं की गई है. कोई नेगेटिव वर्ड है? नहीं है. दैट मीन्स कि इसमें भी अरेंजमेंट कैसा आएगा? 2 3 1 का. तो देखो यहाँ पे ये सेकंड पर्सन है और ये हमारे पास थर्ड पर्सन है. तो 2 3 1 का अरेंजमेंट आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है. 2 और 3. 1 यहाँ पे फर्स्ट पर्सन तो है ही नहीं तो हम 1 कहाँ से लेके आएंगे? 2 3 आ गया ना. 2 पर्सन दे रखे हैं. 2 3. ठीक है. 2 3.
सेकंड और थर्ड पर्सन, तो सेकंड पर्सन पहले आएगा देन थर्ड पर्सन आएगा। क्लियर? चलिए आगे, यू एंड आई कैन डू दिस वर्क, यू एंड आई कैन डू दिस वर्क। क्या ये नेगेटिव है? नहीं, ये पॉजिटिव वाक्य है, ये भी पॉजिटिव वाक्य में आ रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी अरेंजमेंट 2 3 1 का ही चलेगा। करो इसका अरेंजमेंट। ये हमारे पास क्या है? सेकंड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। 2 3 1, तो 2 पहले आएगा और 1 बाद में आएगा। अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, ये भी सही था। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। यू एंड वी कैनॉट लिव टुगेदर। अब आगे हमारे पास क्या? नेगेटिव वाक्य, नॉट लगा है तो वाक्य कैसा हुआ? सेंटेंस कैसा हुआ? नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो अरेंजमेंट क्या आता है? करो रिकॉल, क्या होता है अरेंजमेंट? 1 2 3, यही अरेंजमेंट चलता है ना 1 2 3 नेगेटिव के लिए, राइट? तो बनाओ, ये हमारे पास क्या है? दिस इज सेकेंड पर्सन, दिस इज फर्स्ट पर्सन, ये तो 2 3 1 वाला अरेंजमेंट आ रहा है। दैट मीन्स कि ये वाक्य क्या हुआ? गलत, ये अरेंजमेंट गलत है। चलिए अगले अरेंजमेंट पे चलते हैं। वी यू एंड दे कैन नॉट परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कैन नॉट, नॉट लगा है तो भी नेगेटिव ही होता है, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। अरेंजमेंट देखो 1 2 3, करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, 1 2 3 अरेंजमेंट आ रहा है नेगेटिव वाक्य के लिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। लॉस, लॉस नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं वाक्य को, नॉट नहीं लगा कहीं सेंटेंस में, लेकिन कोई ऐसा वर्ड जो सेंटेंस की फॉर्मेशन को या अर्थ को नेगेटिव बनाता हो वो भी नेगेटिव वाक्य कहलाता है। कोई वर्ड नेगेटिव बीच में लगा हो तो वो भी नेगेटिव की तरफ लेके जाता है। सही बात है। तो अरेंजमेंट क्या आएगा? 1 2 3, ये 1 और ये 2, ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकेंड पर्सन। क्लियर? तो ये भी वाक्य क्या हुआ? बिल्कुल सही। तो जो हमने गलत किए हैं उनको करेक्शन, उनकी करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, करेक्शन करेंगे जल्दी से। पहला वाक्य था हमारे पास आई एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। हमें पता है यहाँ पे अरेंजमेंट क्या आएगा? 2 3 1 का, क्योंकि सेंटेंस क्या था? पॉजिटिव, तो यहाँ पे अरेंजमेंट बनेगा ही एंड आई, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट हुआ। अब ये करेक्ट हुआ। ठीक है, करेक्शन में ये बनेगा। अच्छा, इसके अलावा कौन सा गलत है हमारा? ये वाला सेंटेंस, ये हमारा नेगेटिव वाक्य है। ये 2 3 1 की तरफ अरेंजमेंट लेके जा रहा है, इसको उल्टा करना है, 1 2 3 की अरेंजमेंट में लेके जाना है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। तो करेक्शन में क्या बनेगा? वी एंड यू। तो यहाँ पे आएगा वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर। वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर। क्लियर? तो ये था आपका रूल नंबर 2। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। हमारे स्मॉल एफर्ट्स हमेशा एक बिग अचीवमेंट की तरफ हमको लेके जाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल एफर्ट्स करते रहना है डेली, ताकि आपको अपने गोल, अपने एम को अचीव करने में कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा हो। ऐसे ही आगे के लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें, फॉलो भी करें और साथ में लोगों तक शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।